Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 4 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आज हम लोग उस पेपर की शुरुआत करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है हमें संविधान को देखना है। संविधान फर्स्ट जो यूनिट है उसका कोड जिसका CC4 है, और इसमें जो पहला यूनिट दिया गया है संविधान की विशेषता दी गई है। तो इसके पूर्व हम लोग जानेंगे, हमने जो फर्स्ट इसका थर्ड पेपर था नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसमें हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये जो संविधान, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, इसको एक बार हम लोग ब्रीफली में जानेंगे। संविधान सभा क्या होती है वो हम लोग जानेंगे, और संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाने के लिए कौन कौन से सोर्सेस का यूज़ किया गया था, इसकी भी चर्चा हम लोग बेहद रूप में करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है संविधान की विशेषता को पढ़ेंगे। चूँकि ये इसी से लिंक्ड है और थोड़ा सा इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो संविधान सभा का गठन हुआ यह कैसे हुआ, उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखा गया, उस संविधान सभा जो है उस पर जो जितने भी कानून बनाए गए थे उनमें से किन किन कानूनों का क्या योगदान था, ये सभी जो है वो समझना ज़रूरी है। चूँकि ये तो आपके कोर्स के लिए है तो इम्पॉर्टेंट है ही पढ़ना, साथ ही साथ ये सारे कॉम्पिटिटिव्स एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी, या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या आप टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चूँकि ये सारे जो नेशनल मूवमेंट के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्लास के साथ। साथ ही साथ संविधान सभा का गठन जो है PG सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है, का जो पेपर है उसके अंतर्गत भी पेपर 4 में पढ़ना है। तो ये सारी दोनों कोर्स के लिए एक तरह से इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा क्या है, संविधान के स्रोत क्या हैं, और संवैधानिक कानून क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ शॉर्ट में। चूँकि ब्रीफ में हमने पेपर 3 में ये सभी चीज़ों को बहुत डिटेल्स में पढ़ा है तो आपको समझने में भी आसानी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका संक्षिप्त ब्रीफली इसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे, शॉर्ट में जानेंगे कि क्या है। तो वर्तमान संविधान जो है किसी राजनीतिक क्रांति या आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों की एक मान्य सभा के विचार विमर्श और परिश्रम की देन है। जो हमारा संविधान आज हम देखते हैं, और इस सभा ने वर्षों से विकसित प्रशासन की विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया, और जिस कारण भारत के वर्तमान संविधान पर ऐतिहासिक विकास का बहुत अधिक प्रभाव देखने को पड़ा है। और भारतीय संविधान को सही रूप से समझने के लिए संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, उसके उद्देश्य और संकल्पों को देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास या ऐतिहासिकता की बात और उपयोगिता का जो विकास है की उपयोगिता काफ़ी स्पष्ट है, और ब्रिटिश काल में विकसित शासन प्रणाली और उनके नियमों में इसको हम लोग देख सकते हैं किस तरह से विकसित हुआ है। और इसके लिए जो है हम भारत शासन अधिनियम 1858 हमारे सर्वेक्षण की एक प्रारंभिक बिंदु है। मतलब सबसे पहले हम लोग जो संवैधानिक विकास के अंतर्गत, संविधान के विकास के अंतर्गत देखते हैं, तो भारत शासन अधिनियम जो 1858 में बना, उसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन की सरकार के द्वारा सीधे शासन चलाने के लिए भारत के शासन का पहला कानून जो है वो बनाया गया था। इसके पहले जो है कंपनी के द्वारा शासन होते थे, लेकिन इसके बाद जो है डायरेक्ट भारत में शासन
जो है वो शुरू हुआ। और इसमें जो पहला कानून बना वो ये कानून भारत शासन अधिनियम 1858 था। भारत शासन अधिनियम क्या था इसको हम देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण जो है चरण था, और इसमें भारत में एक नए राजनीतिक और प्रशासनिक युग का श्री गणेश हुआ। और ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति के द्वारा 1857 की बगावत को दबा दिया था, लेकिन उसे विश्वास हो गया था कि कंपनी इतने बड़े देश में का शासन चलाने में असमर्थ है तथा भारत के शासन में भारतीयों का सहयोग भी आवश्यक है। और इस उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। और कंपनी के समस्त जो नियंत्रण बोर्ड, जो कंपनी के समय जो नियंत्रण बोर्ड और संचालक मंडल जो बनाए गए थे इसमें शासन करने के लिए, उनको समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत के शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत सचिव को सौंपा गया। ठीक है, इन दोनों को हटा के, और इसे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। और गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से ब्रिटिश भारत में शासन करने लगे, और महारानी विक्टोरिया ने भारत में उदार शासन की स्थापना की। उसके बाद दूसरा जो कड़ी आया वो था विकेंद्रीकरण की ओर, मूवमेंट टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक नौकरशाही शासन की नींव डाली इंडिया में, और इस शासन प्रणाली में निरंकुश शासन के चिन्ह जो है वो विद्यमान थे, और धीरे धीरे केंद्रीकृत शासन की त्रुटियां सामने आने लगी। फलतः ब्रिटिश सरकार के रुख में परिवर्तन आया और उसने शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए कदम उठाए, और अधिनियमों के माध्यम से भारतीय शासन अधिनियम में क्रमिक जो है परिवर्तन लाए गए। इसके बाद बना भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट, जो 1861 में बनाए गए। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार देश के प्रशासन में भारतीयों के सहयोग का आयोजन किया, और गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की विधायिका शक्तियाँ जो हैं इन दोनों को प्रदान की गई, और उनकी सदस्य संख्या भी जो है वो बढ़ा दी गई, और जिसमें कुछ भारतीयों का रहना भी आवश्यक कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इसके बाद जो अधिनियम बनाया गया वो था भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और यह विधेयक भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में दूसरा कदम था, और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, और परोक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा सदस्यों को बजट के बाद विवाद में भाग लेने का भी अवसर दिया गया। इसके बाद आया मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो ब्रिटेन की उदारवादी सरकार ने 1909 में मॉर्ले मिंटो योजना के अधिनियम को रूप देकर सरकार में सुधार किया, और ये सुधार मुख्यतः दो प्रकार के थे। पहला कि प्रांतीय सरकारों के अधिकारों में वृद्धि की गई, और स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित देने के लिए विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। और दूसरा था कि विधान परिषदों की शक्ति और संगठन में परिवर्तन लाया गया, और परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई। इनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो है वो संख्या बढ़ाई गई, तथा मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। परंतु मॉर्ले ने इसे स्पष्ट किया कि इसके द्वारा भारत में उत्तरदायी या संसदीय व्यवस्था का श्री गणेश नहीं किया गया है, मतलब अधीन ही रहता ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उसके बाद आया आपका मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार अधिनियम, ये जो 1919 में आया, और यह प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने आंशिक उत्तरदायित्व और स्वशासित संस्थानों की स्थापना की घोषणा की इसके द्वारा। और इस उद्देश्य से भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 पारित किया, और इस अधिनियम का लक्ष्य क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना तथा इस बार भारतीयों के हाथों में वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण का कार्य जो है प्रारंभ हुआ, और केंद्रीय शासन
जो में नगण्य परिवर्तन भी किए गए। केंद्रीय शासन के समस्त कार्य एवं दायित्व पूर्णतः जो है सब परिषद गवर्नर जनरल के हाथों में कर दी गई और केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में उसको विभक्त कर दिया गया तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी जो है वो बढ़ाई गई, लेकिन सरकार पर नियंत्रण के लिए उन्हें बहुत सीमित अधिकार दिए गए थे। और इस अधिनियम की एक विशेषता यह थी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्ति विभाजन द्वारा अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करने की योजना की गई, लेकिन इस शक्ति विभाजन को अपनाकर संघीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। फिर भी प्रांतों को काफ़ी वैधानिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार जो हैं वो दिए गए और इस अधिनियम की एक निजी विशेषता यह थी कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था प्रणाली को इससे के द्वारा लागू किया गया था, डायरकी इन प्रोविंसेस, और प्रशासन में सुरक्षित भाग को गवर्नर तथा उसके सलाहकारों के अधीन रखा गया था और हस्तांतरित भाग को उत्तरदायी मंत्रियों के जिम्मे सौंपा दिया गया था। परंतु अंततः भारतीयों को इस अधिनियम से काफ़ी पूर्ण निराशा ही हुई। इसके बाद आया संपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की मांग और डिमांड ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर, और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी जो है वो जोर पकड़ लिया था और भारतीय रंगमंच पर महात्मा गांधी का आविर्भाव हो चुका था और संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए अगले वर्षों में कई कदम उठाए गए थे इसके द्वारा। और इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और भारतीय राजनीतिक दलों ने कमीशन का जो है बहिष्कार भी किया था। दूसरा, विभिन्न दलों के द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग के लिए पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और नेहरू रिपोर्ट भी जो है इसमें पेश किया गया था। उसमें नेहरू रिपोर्ट के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया था। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इस तरह से 1930 में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। दूसरे गोलमेज में गांधी इरविन समझौता जो है के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने भाग लिया और लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए 1935 का शासन भारत सरकार अधिनियम जो है वो पारित किया और इस तरह से भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अधिनियम था ने भारत की एक संवैधानिक स्थिति में 2 मौलिक परिवर्तन आए। पहला कि संघात्मक व्यवस्था प्रारंभ तथा द्वितीय प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो है इसके द्वारा की गई और राज्यों तथा ब्रिटिश प्रांतों में को एक सूत्र में जोड़कर अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की बात की गई और संघात्मक व्यवस्था को क्रियान्वित लेकिन इसमें नहीं किया गया था। केंद्रीय सरकार को केवल सीमित रूप से उत्तरदायी बनाया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की योजना के अंतर्गत विधान मंडलों के लिए 1937 में निर्वाचन हुए और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई और 7 प्रांतों में कांग्रेस तथा शेष प्रांतों में संयुक्त सरकारों की स्थापना की गई और प्रांतों के मंत्रिमंडल ने सफलतापूर्वक कार्य किया, लेकिन बीच में ही कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देना पड़ा और इस तरह भारत में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली की सरकार को पूर्णतः क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद हुआ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग टुवर्ड्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम उठाए और इसमें जो पहली जो घटना हुई 1942 में क्रिप्स मिशन आया और युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन संविधान सभा संबंधी प्रस्ताव ऐसे थे कि कांग्रेस उसके प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया और पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में सोचने के लिए उसे बाध्य कर दिया। तीसरा, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने संविधान निर्माण के संबंध में प्रस्ताव लाया, लेकिन वह भारतीय राजनीतिक दलों को अमान्य था।
चौथा, मजदूर दल की सरकार ने भारतीय मंत्रिमंडल 1946 को भारत भेजा और जिसमें भारत के भावी राजनीतिक संगठन के बारे में एक योजना बनाने की बात की गई और संविधान सभा के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। तथापि कांग्रेस ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिसको हम लोग अभी पिछले क्लास में देख रहे थे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो क्या था। और 2 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो है ये स्थापना हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। और लास्ट जो है, भावी संविधान की गुत्थियों को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की और जिसका उद्देश्य भारत को 2 राज्यों में विभाजित कर स्वतंत्रता देना था। अतः अंत में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ इस माउंटबेटन योजना के तहत इस प्लान को। और इसके बाद आया लास्टली भारत शासन अधिनियम, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ब्रिटिश संसद ने 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को नए अधिराज्य की स्थापना की गई तथा उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई। और यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य अपने अपने संविधान सभा होगी और यह सभा देश के नए संविधान का निर्माण करेगी। नए संविधान के निर्माण होने तक इसे विधायिका के अधिकार भी प्राप्त थे तथा नाम मात्र के प्रधान के रूप में सम्राट द्वारा नियुक्त जो गवर्नर जनरल थे वो उस समय तक कार्यरत रहते जब तक कि नया चुनाव होकर नया संविधान नहीं बन जाता, नया सरकार नहीं बन जाती। और इस तरह से 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास का अंतिम चरण था, जो आपका 1858 से 58 से शुरू हुआ और यहाँ आपका 47 में ख़त्म हुआ और बाद में संविधान सभा का गठन हुआ और जिसमें भारत के आधुनिक संविधान जो है जो बना हुआ, आज हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, तो वो बनाया गया। तो ये कुछ जो थे संवैधानिक विकास के चरण थे जिसको हमने आपको शॉर्ट में बताया। अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा तो यहाँ आज़ाद कर दिया गया, संविधान बनाने के लिए भी कह दिया गया, तो किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, वो क्या था, अब इसको हम लोग जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी संविधान सभा, वो क्या थी। तो संविधान सभा का अर्थ क्या होता है। तो आधुनिक युग में संविधान निर्माण का कार्य जो है नागरिक प्रायः एक विशेष रूप से गठित प्रतिनिधिक जो संविधान सभा के द्वारा ही करते हैं। और संविधान सभा विश्व की 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो है एक महान क्रांतियों का देन है और इसका सैद्धांतिक आधार सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार, लोकप्रिय संप्रभुता तथा सामान्य इच्छा के राजनीतिक सिद्धांतों में पाया जाता है। और अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। यह किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का विशेष रूप से गठित एक संगठन है। और इसके विस्तृत तथा विशिष्ट अर्थ की चर्चा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उन्होंने कहा था कि एक चलायमान राष्ट्र है, यह एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतारकर अपने लिए नई पोशाक का निर्माण करता है और यह राष्ट्र के नागरिकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत एक समूह है। अतः इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्व है। और इस तरह से ये संविधान सभा क्या है उसके बाद आपने समझा। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय ही भारतीयों ने संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के मांग की शुरुआत जो है कर दी थी। और 1939 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में कहा था कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। सिर्फ जनतंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं, बाकी सभी लोग जो हैं इसका समर्थन करेंगे। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने शुरू में संविधान सभा के निर्माण का विरोध किया था, लेकिन अंत में उसने भी इस विचार को स्वीकृति दी और इसी के तहत जो है कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया और उसके द्वारा इस विचार को व्यवहारिक रूप दिया गया था, जो मैंने आपको पेपर 3 में पढ़ाया था। और 1947 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ और कांग्रेस के 205, मुस्लिम के 73, अकाली दल के 3 और 18 स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे वो संविधान सभा में के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और मुस्लिम सदस्यों में से 3 स्थान कांग्रेस को और 3 स्थान स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी प्राप्त हुए थे और सिख स्थानों में से 3 कांग्रेस को प्राप्त हुआ था और 3 अकाली दल ने लिया था और कुल मिलाकर कांग्रेस को 211 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और संविधान सभा में 284 सदस्य जो है प्रस्ताव में उपस्थित हैं और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। और संविधान सभा का कार्य जो था वो कैसे शुरू हुआ, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 8 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थाई अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इसके अस्थाई अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए और सर्वोत्तम उद्देश्य जो प्रस्ताव थे उसको पारित किया गया, करने का तय किया गया, निश्चय किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास कर यह तय किया गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य होगा एवं उस अपने संविधान का वह निर्माण करेगा और सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई तथा कई अन्य समितियों का भी निर्माण जो है वो किया गया और इसमें 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन की बैठकें हुई और प्रस्तावित संविधान की रिपोर्ट में 7,635 संशोधन पेश किए गए और इसमें 2,103 जो है संशोधन पर विचार हुआ और सभा को अपना काम पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और इस तरह से 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित किया गया और संविधान की कुछ धाराओं को उसी दिन से लागू कर दिया गया पर संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये हमारे संविधान सभा की जो कार्यकारिणी थी उसके बारे में था। अब है कि संविधान सभा के समक्ष जो कुछ कठिनाइयाँ आई वो क्या कठिनाइयाँ थी, तो भारतीय संविधान को संविधान निर्माण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहला, भारत की जनसंख्या काफ़ी विशाल थी तथा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति की अनेकता सबसे बड़ी कठिनाई थी कि कैसे इनको हम लोग एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें सभी लोगों को के हित जो हैं वो सुरक्षित रहें। दूसरा था कि सांप्रदायिकता तथा पाकिस्तान के निर्माण ने प्रशासकीय तथा सुरक्षा संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न कर दी थी। क्योंकि अपने ही देश के एक भाग को बांटकर दूसरा देश बनाया गया तो उसके लिए अब सुरक्षा के लिए भी तो थी कि उसमें उन सब क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये भी एक कठिनाई थी। उसके बाद देशी राज्यों की समस्या संविधान निर्माताओं के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द था। जो देशी रियासतें थी, राज्य घराने थे, उनको कैसे संविधान में या देश में शामिल किया जाए, एक किया जाए, ये भी एक समस्या थी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इनको देश में मिलाने में। उसके बाद कुछ अन्य कठिनाइयाँ थी, जैसे कि अन्य कठिनाई का सामना जैसे संविधान सभा को करना पड़ा, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित क्षेत्रों के शासन की समस्या आदि, ये सब भी कुछ समस्याएं थीं। इसके बाद इसकी आलोचना की गई संविधान सभा की। तो संविधान सभा के संगठन तथा कार्य के संबंध में कुछ आलोचनाएं भी की गई, जैसे कि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था और अतः इसे सच्ची प्रतिनिधि सभा नहीं कही जा सकती, इस आधार पर आलोचना की गई। सभा में कांग्रेस दल का एकाधिकार था, चूँकि वो सत्ता में जीती हुई थी तो उसमें ज़्यादातर जो थे कांग्रेस दल के ही लोग थे। तीसरा कि संविधान निर्माण कार्य को शुरू करने से ही कानूनी सुझाव दिया गया, अतः कानून वेताओं का इसके निर्माण में प्रमुख हाथ था और प्रत्येक संशोधन पर पूर्णतः विचार न हो सका। ठीक है, तो ये भी एक समस्या थी। उसके बाद केवल नेहरू, पटेल, अंबेडकर आदि कुछ व्यक्तियों को इसके निर्माण का मुख्य हाथ रहा, बाकी लोग जो थे उसमें कोई खास उनकी भूमिका नहीं थी। साथ ही साथ संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, ना तो सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था और ना ही जनमत संग्रह के द्वारा ही संविधान को जनता से स्वीकृति ली गई थी। तो इस तरह से इन सब आधारों पर इसकी
आलोचना की जाती है। अब हम देखते हैं कि संविधान के स्रोत क्या हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया और उनका एक लक्ष्य था कि एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था और किसी मौलिक या अभूतपूर्व संविधान का नहीं। अतः उन्होंने विश्व के अन्य संविधानों का गहरा अध्ययन किया और उससे भारतीयों के लिए उपयोगी तत्वों को बिना हिचकिचाए जो है अपने संविधान में ग्रहण किया, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे जो देश के संविधान से हमने बहुत सारी जो विशेषता है वो ली थी। और इसी कारण भारतीय संविधान पर विश्व के कई प्रमुख संविधानों का प्रभाव जो है देखने को हमें मिलता है। और इस तरह से भारतीय संविधान पर अनेक संविधानों का प्रभाव उल्लेखनीय है और संविधान सभा का लगभग 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है और कई स्थानों पर तो अधिनियम के उपबंध को जैसे उसमें था वैसे ही इसमें डाला गया है। तो इस तरह से किया गया है जैसे कि सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की संकटकालीन का अधिकार या केंद्रीय और राज्य सरकार के शासन यंत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें तो दोनों संविधानों में काफ़ी 1935 का जो अधिनियम था उसमें और इसमें काफ़ी समानता हमें देखने को मिलती है, फिर भी दोनों में मौलिक अंतर है। और नए संविधान को 1935 के अधिनियम का गौरवपूर्ण संस्करण कहना गलत है। ब्रिटिश सरकार का प्रभाव संविधान के संसदीय स्वरूप तथा उनके नियमों पर है और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का स्थान, संशोधन की प्रक्रिया आदि से संबद्ध विषयों पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा द्वितीय सदन में विशेषज्ञों का मनोनयन आदि से संबद्ध उपबंध आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। कनाडा के संविधान के आदर्श पर भारतीय संघ में यूनियन कहा गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव जो है प्रस्तावना के भाव और भाषा पर देखने को मिलती है। वहीं संविधान की प्रक्रिया जो है, संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संशोधन से हमने ली है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो विश्व के विभिन्न संविधानों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में ली गई हैं और फिर भी केवल उन्हीं को ग्रहण किया गया है जो हमारे लिए आवश्यक थी या उपयुक्त थी। इसके बाद जो है आते हैं इसके संविधान के स्रोत के बाद कि संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या थे। तो भारत के संवैधानिक कानून के जो हैं वो भी बहुत सारे उसके भी स्रोत हैं, जैसे कि भारतीय गणतंत्र का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। उसके बाद कानून, नियम, विनियम, अध्यादेश और आदेश, ये सारे जितने भी हैं जैसे कि स्टेटस है, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस और ऑर्डर्स, इन सब से भी जो है संविधान में बहुत सारी चीज़ें को ग्रहण किया गया है। न्यायिक निर्णय, जुडिशियल जो डिसीजंस थे उनको भी लिया गया था। साथ ही साथ ब्रिटिश संविधान के नियम, रूल्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की। बहुत सारे अभिसमय बनाए गए, कन्वेंशन, उससे भी हमने लिया। और पूर्ण संविधान, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू में बनाया गया था उससे, और प्रतिवेदन और लेखन, इन सभी से हमने जो है कुछ ना कुछ ली। तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि इनसे क्या क्या ली गई। जैसे कि भारतीय गणतंत्र का जो संविधान है, गणतंत्र का संविधान क्या है। तो संविधान की प्रमुख कानूनी स्रोत जो है संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को हमने ग्रहण किया था, वो है। उसके बाद है कानून, नियम, विनियम, आदेश तथा अध्यादेश क्या थे। तो हमारे संविधान में अनेक विषयों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा विनियमन होने के लिए छोड़ दिया गया है और अनेक संवैधानिक विषयों पर कानून बनाकर वे उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे भारत में नागरिकता की प्राप्ति, राज्य में द्वितीय सदन की व्यवस्था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, संचालन आदि संवैधानिक कानूनों के संबंध में संसद जो है के अधिकार क्षेत्र से काफ़ी व्यापक है और संसद को अपनी कार्यप्रणाली तथा कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। और संविधान राष्ट्रपति को विनियम बनाने का भी अधिकार देता है और राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को
जिस समय संसद के विधानमंडल का सत्र नहीं चलता होता है उस समय अध्यादेश बनाकर भी कानून बना सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद है न्यायिक निर्णय। आधुनिक संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार निष्पक्ष न्यायालयों को सौंप दिया गया है और अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है और इसी आदर्श पर भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका यह अधिकार सीमित है। ब्रिटिश संविधान के नियम। तो भारतीय संविधान का प्रारूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और यह आशा की गई है कि उसकी क्रियान्वयति जो है के संबंध में ब्रिटेन में प्रचलित नियम को स्वतः अपना लिया जाएगा। इसके बाद अभिसमय कन्वेंशंस। तो ब्रिटिश संविधान का मुख्य आधार अभिसमय है और अभिसमय के आधार पर ही संविधान का संचालन होता है। लिखित संविधानों में रीति रिवाज और परंपराएं अपने आप विकसित हो जाती हैं और अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधानों के अंतर्गत अभिसमयों का विस्तृत रूप से विकास हुआ है और भारत में भी संवैधानिक अभिसमयों का निरंतर विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री वही व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य कर सकते हैं और राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं अभिसमय के माध्यम से हम लोग किया जाता है टाइम टू टाइम। और पूर्व संविधान। भारत संविधान की जड़ अतीत में पाई जाती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियम भारत शासन अधिनियम 58 से लेकर 35 तक जितने भी बनाए गए, प्रिवी पर्स कानून 1949 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिनसे कि एक स्रोत के रूप में हमने संविधान में इसमें लिया है। और उसके बाद प्रतिवेदन और प्रलेखन। तो संविधान सभा के प्रतिवेदन संविधान की समिति के लिए उपयोगी स्रोत हैं और ये संविधान के उपबंधों के अर्थ को स्पष्ट करने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी संविधान सभा के गठन से संबंधित, संविधान भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत का संवैधानिक जो विकास है वो आकस्मिक कोई घटना नहीं है बल्कि एक क्रमिक विकास का चरण है, जिसमें संवैधानिक विकास, संविधान सभा का, संविधान के स्रोत, कानून, अभिसमय, इन सभी का जो है टाइम टू टाइम पे विकास किया गया, लाया गया और फिर बाद में उनको जब हमारा संविधान बनाया गया तो उसमें उन सभी चीज़ों को स्थान दिया गया है। और इसमें बहुत सारे नियम अधिनियम जो ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए, उनमें जो विशेष जो बातें थी जो यहाँ के लिए उपयुक्त थी, उन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। 1935 का अधिनियम हो या उससे पहले का अधिनियम हो, उन सब चीज़ों में को जो इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे संवैधानिक कानून जो हैं उनको भी शामिल किया गया है और स्रोत के रूप में देशी और विदेशी दोनों स्रोतों को शामिल करके जो है संविधान का निर्माण किया गया। और जैसा कि हमने बताया कि जो संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 8 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थायी अध्यक्ष बने। और उसमें इस तरह से जो है हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे बनने में और यह 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से पूरे भारतवर्ष में लागू है। तो ये हमारा संविधान है। इसके बाद हम लोग तो आज के जो क्लास में हमने ये सब चर्चा की। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो क्या है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।